तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड आज का लेक्चर है, ठीक है, रिकंसिलिएशन ऑफ स्टॉक। तुम बोले सर मतलब क्या ये रिकंसिलिएशन ऑफ स्टॉक का? ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं होता क्या है। देखो, हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, बराबर। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ऑन 31st ऑफ मार्च। क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं 31st ऑफ मार्च का मतलब अपना साल चालू होता है ऑन 1st ऑफ अप्रैल। एंड हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जो रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं 31st मार्च का क्लोजिंग स्टॉक। अभी देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है मन में। ठीक है, प्रैक्टिकली होता यूं है कि अभी सपोज अगर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, सपोज मैं बात करता हूँ कि मेरा ना बुक स्टॉल है, बुक स्टॉल। ठीक है, मैं बुक्स का बिजनेस करता हूँ, मेरा बुक का स्टॉल है। तो अगर मेरा बुक का स्टॉल या मेरा बुक का लाइब्रेरी है तो मेरे पास बहुत सारे बुक्स होंगे, बराबर ना। मैं बहुत बुक्स खरीदता रहूंगा, बुक्स का बिजनेस कर रहा हूँ तो बेचता रहूंगा। अलग अलग बुक्स होंगे मेरे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक होगा, मेरे पास सेकेंड स्टैंडर्ड का बुक होगा, थर्ड स्टैंडर्ड का बुक होगा, फोर्थ स्टैंडर्ड का बुक हो गया, फिफ्थ स्टैंडर्ड होगा, सिक्स्थ होगा, सेवेंथ होगा, एट्थ होगा, नाइन्थ होगा, टेंथ होगा। फिर उसके बाद मेरे पास कॉलेज सेक्शन का बुक होगा। ठीक है, कॉलेज में अपने पास कॉमर्स का भी रहेगा, साइंस का भी रहेगा, आर्ट्स का भी रहेगा। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे तो डिग्री कॉलेज का होगा। और एक दो बुक नहीं रहेगा, मतलब ये जब मैं मंगाएगा तो ये मैं बल्क क्वांटिटी में मंगाएगा, मतलब हजारों के क्वांटिटी में ये सब बुक्स होंगे। इसके अलावा अगर मैं नॉवेल्स भी, ठीक है, नॉवेल्स का भी बिजनेस करता हूँ तो नॉवेल्स भी रहेगा। अभी ये भंडार जब 31st मार्च को, ठीक है, होता क्या है मन में असलियत में। अभी सपोज ये मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये मेरे बिजनेस में 31st मार्च को मेरे को है ना इसका काउंट चाहिए होता है कि एक्चुअल में मेरे पास कितना बुक है। अभी ये काउंट करने के लिए करना क्या पड़ता है मन में, एक इंसान होता है जिसको बोला जाता है ऑडिटर। अगर तुम सीए करने का प्लानिंग में है ना आगे जाके, तो ये ऑडिटर रहता है, वो जाके क्या करता है मन में, ये वो गोडाउन में जाएगा एंड वो फिजिकली है ना वेरीफाई करेगा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का कितना बुक्स है, इंग्लिश का कितना है, मैथमेटिक्स का कितना, ऐसा काउंट करेगा 1 2 3 4 5 ऐसा गिनेगा। फिर वो अपना स्टेटमेंट में लिखेगा जिसको बोला जाता है स्टॉक स्टेटमेंट। ठीक है, वो अपना एक स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें वो लिखेगा कि इतना इतना स्टॉक्स अवेलेबल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का इतना बुक है, सेकंड स्टैंडर्ड का इतना बुक है। एंड फिर वो जो वो बिजनेसमैन है उसको बोलेगा आप बताओ आपके हिसाब से कितना बुक्स है। तो बिजनेसमैन का जो रिकॉर्ड रहेगा यानी ऑडिटर ने जो रिकॉर्ड किया रहेगा वो दोनों वो सामने सामने रखेगा एंड वो चेक करेगा। ये समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा चेकिंग होता है, ये असली में होता है, ये मैंने किया है। ठीक है, जो बुक्स का चेकिंग है मैंने किया है। तुमको क्या लगता है ऐसा हजारों का क्वांटिटी में बुक्स रहेगा तो इज इट पॉसिबल कि मैं 31st मार्च को सुबह जाके शाम तक उसका काउंटिंग खत्म करूं? ऐसा हो सकता है क्या? बोलो हाँ या ना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है, इट इज इम्पॉसिबल। तो जनरली होता क्या है, अभी अगर मैं 31st मार्च का अगर मुझे वैल्यू चाहिए ना, तो या तो ये कैलकुलेशन थोड़े दिन पहले होता है, पकड़ के चलो 23rd ऑफ मार्च से है ना ये कैलकुलेशन काउंटिंग शुरू हो जाता है, या तो ये 31st मार्च के बाद होता है। सपोज पकड़ के चलो 7th ऑफ अप्रैल। ठीक है, मतलब 23rd को मैं जाऊंगा और मैं फिजिकली कैलकुलेट करूंगा कितना स्टॉक है मेरे पास। समझ में आ रहा है? तो वो दिन से मैं कैलकुलेशन करने स्टार्ट करूंगा तो उसको थोड़ा वक्त जाता है। सपोज पकड़ के चलो 4-5 दिन का टाइम गया, तो 31st तक आते आते मेरे को एक वैल्यू मिलेगा। लेकिन मुझे बताओ 31st तक आते आते जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो वैल्यू कौन से दिन का रहेगा, 23rd का रहेगा कि 31st का रहेगा? 23rd का रहेगा, बराबर, क्योंकि वो दिन से मैं कैलकुलेट कर रहा ना। अरे समझ में आ रहा है? तो 23rd से रहेगा। वरना क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज बिजनेसमैन को ऐसा करना है तो वो क्या बोलेगा, ये 7 दिन है ना बिजनेस बंद। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई नहीं करता है। या फिर वो बोलेगा ये साल खत्म हो गया ना, उसका 7 दिन बिजनेस बंद, अभी मेरे को मेरा स्टॉक कैलकुलेशन करना है। ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए होता यह है कि 23rd मार्च को जो मैं स्टॉक का कैलकुलेशन करेगा, जो मैं एड लेस करेगा उसका फिगर एंड मेरा 31st मार्च का फिगर में देयर विल बी अ डिफरेंस। तुम बोलेगा सर कैसे डिफरेंस? सपोज, ठीक है, 23rd मार्च को मैंने गिना तो मेरे पास 10,000 बुक्स था। 23rd मार्च को मैं काउंट किया ना तो मेरे पास 10,000 बुक्स था।
अभी मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। 25 मार्च को मैंने थोड़ा और गुड्स परचेस किया, मैंने और 5000 बुक्स परचेस किया, तो 31 मार्च को मेरे पास कितना टोटल नंबर ऑफ बुक्स होना चाहिए? 31 मार्च को मेरे पास टोटल कितना बुक होना चाहिए? बोलो बोलो। 15,000। 15,000 का बुक होना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो इस दौरान मतलब ये जो बीच में का जो 6-7 दिन का टाइम पीरियड रहता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ तो ट्रांजेक्शन होगा, परचेज होगा, या फिर कोई गुड्स मैंने बेच दिया। सपोज ये मेरे पास 10,000 का स्टॉक था, ठीक है, मैंने 2,000 का गुड्स सेल कर दिया। तो अभी मुझे बताओ इफेक्टिवली 31 मार्च को, ठीक है, पहला वाला हो गया, सेकेंड वाला केस में 31 मार्च को मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है? 10,000 का गुड्स था, 2,000 बेच दिया, कितना स्टॉक अवेलेबल है? 8,000। परफेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? सिमिलरली केस क्या हो सकता है 31 एंड 7 अप्रैल के बीच में भी हो सकता है। चलो अब मैं अपन थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताया तुरंत फटक से आंसर पे जम मत करो, तो इतना आसानी से तुमको नहीं मिलेगा, तो तुमको थोड़ा ना अपना दिमाग थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। सपोज अपन बात करते हैं, ये है मेरा 31 मार्च, ठीक है, एंड मैंने क्या किया, मैंने 7 अप्रैल को मैंने किया स्टॉक टेकिंग, ठीक है। अभी देखो मैं कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मैंने यहाँ पर किया स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब है मैं 7 अप्रैल तक है ना गिन रहा था स्टॉक, 7 अप्रैल को गिन रहा था स्टॉक। तो 7 अप्रैल को मेरे को एक फिगर मिला स्टॉक टेकिंग का कि मेरे पास 1,00,000 किताब है, 1,00,000 किताब है, 1,00,000 बुक्स। मुझे बताओ क्या मेरा 7 अप्रैल का स्टॉक एंड मेरा 31 मार्च का स्टॉक क्या दोनों सेम रहेगा? बोलो। नहीं, इट हैज टू बी डिफरेंट, कुछ ना कुछ तो अलग होगा उसके अंदर, ठीक है। अभी पकड़ के चलो, ठीक है, समझो समझो मैं जो बोल रहा हूँ। अभी समझो मैंने ना 30, मेरे को वैल्यू किधर का ढूंढने का रहता है? मेरे को वैल्यू ढूंढने का रहता है 31 मार्च का, मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी मेरे को बताओ ये 31 मार्च एंड 7 अप्रैल के बीच में ना मैंने क्या किया, मैंने ना कुछ गुड्स है ना, मैंने कुछ गुड्स है ना परचेज किया। मैंने यहाँ पर गुड्स परचेज किया था 10,000 का, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 7 अप्रैल को जब मैं गिनूंगा बुक्स, क्या ये 10,000 का बुक्स उसके अंदर रहेगा क्या? मैं जो बोल रहा हूँ सोचो, नींद में मत रहना। 7 अप्रैल को जब मैं बुक्स काउंट करूंगा, क्या उसके अंदर मुझे ये 10,000 नोटबुक दिखाई देगा क्या? हाँ या ना? 7 अप्रैल को जब मैं काउंट करते रहेगा ना, क्या मेरे को 10,000 का बुक दिखाई देगा क्या? बोलो। ये मैंने परचेज किया 2 अप्रैल को, तो ये मेरे को बुक दिखाई देगा, लेकिन क्या ये बुक 31 मार्च को मेरे पास था क्या? नहीं। क्या ये बुक था क्या? नहीं। तो अगर मुझे 31 मार्च का वैल्यू में पहुंचना है, पीछे जाना है मेरे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 10,000 को माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा? माइनस। समझ में सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ये है ना स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसके लिए मैं सोचा अपन इसको ना आराम से करेंगे। चलो एक और तुमको बोलता हूँ, समझो, समझ के करो, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 अप्रैल को है ना मैंने कुछ गुड्स बेच दिया 50,000 का, ठीक है। मैंने 50,000 का गुड्स बेचा, ये प्योर लॉजिक है जो अपन अभी बात कर रहे हैं, इट इज प्योर लॉजिक, ठीक है। बाद में मैं तुमको इसका एक शॉर्टकट भी सिखाता हूँ। तो 3 अप्रैल को मैंने 50,000 का गुड्स बेच दिया। अभी मेरा क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल को जब मैं वो बुक्स काउंट करता रहूंगा, क्या ये 50,000 का बुक्स मेरे को 7 अप्रैल में दिखाई देगा क्या? क्या ये 50,000 का बुक मेरे को 7 अप्रैल में दिखाई देगा क्या? कितना लोग बोलते हैं हाँ, कितना लोग बोलते हैं ना? ठीक है, हाँ बोलने वाले थम्स अप। कितना लोग बोलते हैं हाँ सर, ये जो आपने गुड्स बेच दिया 2 अप्रैल को, वो आपको 3 अप्रैल को मैं बेच रहा हूँ, तो 7 अप्रैल को मेरे को दिखाई देगा क्या? चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। मेरा केक शॉप है, ठीक है, केक शॉप है। 7 अप्रैल को मेरे पास 10 केक है। 7 अप्रैल को मेरे पास 10 केक है। 3 अप्रैल को मैंने एक केक बेचा था, तो क्या वो 7 अप्रैल को मेरे को दिखाई देगा मेरे स्टॉक में? नहीं। अरे समझ रहे क्या तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे 3 को अगर मैं बेचा तो 7 तारीख को कैसे दिखेगा मेरे पास?
अरे समझ रहे हो? हेलो, मेरा बात समझ में आ रहा है तुमको? हाँ। हाँ सर। तो मुझे बताओ, ये 50,000 इधर तो नहीं दिखेगा मेरे को, लेकिन क्या 31 मार्च को वो 50,000 का स्टॉक मेरे पास था? हाँ या नहीं? 3 अप्रैल को सेल कर रहा मैं, तो था अगर मुझे ये वैल्यू पे आना है तो मुझे ये सेल्स को क्या करना पड़ेगा? ये सेल्स को मुझे करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि सर ये 1 लाख के अंदर ये 50,000 नहीं है, लेकिन 31 मार्च तो आपके पास था ना, वो आपने 3 अप्रैल को बेचा, तो 31 मार्च को अगर मैं स्टॉक का वैल्यू कर रहा हूँ तो ये जो 50,000 है ये उसमें जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो 2-3 क्वेश्चन और अपन करते हैं ऐसे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा मैं घुमा दो ताकि तुमको है ना बराबर पता चले। चलो अभी अपन करते हैं, सपोज अपन बात करते हैं ये 31 मार्च है, ठीक है, एंड ये है 23 अप्रैल। भाई मैं अपन है ना इधर कुछ कुछ सिनेरियो लिखते हैं, क्या करने का तुम मेरे को बताओ, ठीक है? इधर मैं सिनेरियो लिखता हूँ परचेस, इधर मैं सिनेरियो लिखता हूँ सेल्स, इधर मैं सिनेरियो लिखता हूँ परचेस इज रिटर्न, फोर्थ सिनेरियो सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये जो भी अभी चीज हो रहा है, ये जो भी परचेस रिटर्न सेल रिटर्न, इसके बीच में हो रहा है। 23 अप्रैल को मैंने किया था मेरा स्टॉक टेकिंग मतलब यहाँ पर मैंने काउंटिंग किया था, एंड मुझे 31 मार्च का स्टॉक वैल्यूएशन चाहिए, मतलब मेरे को 31 मार्च का जो वैल्यू है ना वहां तक पहुंचना है। तो 23 अप्रैल को जब मैंने स्टॉक कैलकुलेट किया था ना, तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिला था स्टॉक का 10 lakhs। उसके बाद मैंने ना गुड्स परचेज किया है, तो बताओ परचेज किया हुआ आइटम क्या मेरे को 31 मार्च में दिखाई देगा? इसके बीच में मैंने परचेज किया है, तो क्या मुझे 31 मार्च को वो परचेज वाला आइटम दिखाई देगा? अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो तो सही। यस यस ठीक है सर। तो वो होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, तो हम लोग परचेज को करेंगे ऐड। ठीक है, अभी देखो ये 23 अप्रैल को मेरा पास 10 लाख का आइटम है, उसमें से मैंने 1 लाख बेच दिया, तो क्या 31 मार्च को वो 1 लाख का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है? 31 मार्च को वो रहेगा क्या मेरे पास? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने ना बीच में मतलब पकड़ के चलो 25 अप्रैल को ना मैंने 1 लाख का गुड्स बेच दिया, तो क्या वो 31 मार्च को मेरे पास है क्या? अरे मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग? नहीं है, तो हम लोग को यह 31 मार्च का वैल्यू आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, चलो अभी तुम्हारा थोड़ा दिमाग और लगाओ। परचेसेस रिटर्न मतलब हमने ना कोई गुड्स खरीदा था, उसको हमने रिटर्न कर दिया, सपोज हमने 10,000 का गुड्स है ना वापिस दे दिया और डिफेक्टिव था, अच्छा नहीं था, तो 25 को मैंने ना 10,000 का गुड्स वापिस दे दिया, तो क्या 31 मार्च को वो गुड्स मेरे पास अवेलेबल है? क्या 31 मार्च नहीं, तो ये परचेजेस रिटर्न भी हो जाएगा माइनस। मैंने ना कोई गुड्स बेचा था, अभी वो जिसको मैंने बेचा था उसको पसंद नहीं आया, उसने वो गुड्स मुझे वापस कर दिया, मतलब वो सेल्स रिटर्न हुआ मेरे लिए। तो इसके बीच में मतलब पकड़ के चलो 25 अप्रैल को है ना सेल्स रिटर्न मतलब पहले जो बेचा हुआ गुड्स है ना वो वापिस आया मेरे पास, तो क्या 31 मार्च को जब मैं स्टॉक गिनने जाएगा क्या मेरे पास वो सेल्स रिटर्न वाला आइटम रहेगा क्या अंदर मेरे गोडाउन में? हाँ, तो ये सेल्स रिटर्न मैं करूंगा प्लस। तो ये कैसा मान में, जब भी तुम बीआरएस करता था ना वैसा है ये। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से एंड हम पहुंचेंगे यहां तक, एंड वहां पहुंचने के लिए देर विल बी सर्टन आइटम जिसको हमको करना पड़ेगा प्लस, एंड देर विल बी सर्टन आइटम जिसको हमको करना पड़ेगा माइनस। अभी वो कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो तुमको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम्हारा 99% जो एग्जाम होगा ना इट विल बी ऑनलाइन, एंड इफ इट विल बी ऑनलाइन तो वो होगा तुम्हारा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने इसका ना कुछ एमसीक्यूज बनाया हुआ है जिसमें सम है, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, एंड उसका सोल्यूशन भी है, एंड वो इस तरह से बनाया गया है कि तुमको एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो उधर वो सम पे जाने से पहले एक और चीज थोड़ा समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं मन में, इसको अगर तुम सीए लेवल का टर्म में बात करेंगे ना तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन। फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन क्योंकि तुम आगे जा रहे हैं 23 से 31 पे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड। वही अगर उल्टा कर रहे हो तुम, उल्टा मतलब तुम्हारा स्टॉक है, तुमको वैल्यू करना है, ठीक है,
बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही एक टॉपिक है जिधर तुमको डिफिकल्टी आ सकता है। 31 मार्च को तुमको स्टॉक का वैल्यू निकालना है एंड तुम 7 अप्रैल को उसका कैलकुलेशन कर रहे हो। तो इसको क्या बोला जाता है? मैं इसको बोला जाता है बैकवर्ड रिकंसिलिएशन। वाई बैकवर्ड? क्योंकि तुम 7 तारीख से पीछे जा रहे हैं, पीछे वाले डेट में जा रहे हैं ना, तो इसके लिए उसको बोला जाता है बैकवर्ड रिकंसिलिएशन। आगे जाएगा तो फॉरवर्ड, पीछे जाएगा तो बैकवर्ड। ठीक है, चलो थोड़ा इसमें भी तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करता है। इसमें भी है ना सेम चार आइटम है। कौन 4 आइटम है? कुछ परचेसेस है, दूसरा सेल्स है, तीसरा परचेसेस रिटर्न है, चौथा सेल्स रिटर्न है। ठीक है, तो अभी तुम लोग को 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, तुम लोग सोचो एंड तुम लोग डिसाइड करो कि क्या प्लस होएगा क्या माइनस होएगा। ये सब कुछ हो रहा है 3 अप्रैल पे। ठीक है, 3 अप्रैल। थिंक फॉर योरसेल्फ। तो देखो ये है तुम्हारा आंसर, जो वहां पर था ना उसका ऑपोजिट। अगर तुमको ये समझ में आए तो अभी हम लोग जरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है जो हमको करने को आएगा। ठीक है, चलो तो शुरू कर देते हैं। ये है क्या, प्लीज मेक श्योर कि तुम लोग बहुत ध्यान से इसको सुनो समझो एंड हम लोग इसको आगे करेंगे। तो ये है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड उसका मेथड ऑफ कैलकुलेशन। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इसके अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट भी है। ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है, देखो। स्टॉक वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डे का मतलब होता है 31 मार्च। लेकिन समय के कमी के अनुसार ये पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए हम लोग या तो कुछ दिन पहले करते हैं या तो हम लोग कुछ दिन उसको बाद करते हैं। तो देखो, सिंस स्टॉक टेकिंग इज डन, या तो फ्यू डेज अर्लियर या लेटर। हमारे एग्जांपल में हम लोग 23 को कर रहे थे या तो 7 अप्रैल को कर रहे थे। लेकिन मुझे बताओ, जो हम लोग स्टॉक काउंटिंग करेंगे 23 को या 7 अप्रैल को, एंड जो स्टॉक हमको 31 मार्च को चाहिए, क्या वो दोनों सेम होगा? क्या वो दोनों सेम होगा? क्या ये दोनों वैल्यू सेम होगा क्या? नहीं, ये वैल्यू सेम नहीं होगा सर। तो ये वैल्यू सेम नहीं हो सकता। इसमें देर विल बी डिफरेंस, क्योंकि वो जो 7-8 दिन का टाइम पीरियड रहेगा उसमें कुछ ना कुछ तो परचेज सेल हुआ रहेगा। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि देर विल बी सर्टेन ट्रांजेक्शन जो हमने स्टॉक टेकिंग किया एंड जब हमको स्टॉक का वैल्यूएशन चाहिए उसके बीच में कुछ ना कुछ, ठीक है, ट्रांजेक्शन जरूर हुआ रहेगा। अभी देर माइट बी एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, नॉट ओनली परचेज सेल। तो व्हाट आर द डिफरेंट ट्रांजेक्शंस दैट आर पॉसिबल? तुमने परचेज किया, ठीक है, तुमने सेल किया, तुमने गुड्स खरीदा था, ठीक है, उसको सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में भेजा है। अभी सेंट ऑन अप्रूवल क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। फिर तुमने गुड्स भेजा है कंसाइनमेंट में, भी कंसाइनमेंट क्या है वो भी तुमको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर एंड गुड्स अप्रूव्ड विच वर सेंट अर्लियर। अभी तुमको है ना 2 चीज समझाता हूँ यहाँ पर। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अभी तुम बोले सर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? बोलो सर, स्क्रीन पे दिख रहा नहीं। ओके, अच्छा हो गया तुम लोग बताया मेरे को। देखो, तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? तो स्क्रीन पे तुम्हारा आ गया। ये 4-5 चीज का हम लोग बात कर रहे थे। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। 27 को, चलो एग्जांपल लेते हैं, 27 मार्च, 27 मार्च को है ना, ये अनमोल मेरे पास आया। अनमोल मेरे पास आया, मेरे को बोला सर मेरे को है ना आईफोन चाहिए। मैं बोला ठीक है अनमोल ले ले, आईफोन लेके जा। आईफोन 14, ठीक है, नया निकल रहा है पर। तो आईफोन 14, वो बोला सर लेकिन है ना एक प्रॉब्लम है, मैं ना आपके पास से आईफोन लेके जाता हूँ, मैं 1 अप्रैल को ना एक लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ, अगर उसने हाँ बोला तो उसको आईफोन गिफ्ट दे दूंगा, अगर ना बोल दिया तो आईफोन आपको रिटर्न कर दूंगा। मैं बोला चल कोई बात नहीं अनमोल, तो आईफोन लेके जा, तू अपना पहचान वाला है, तेरे को चाहिए तो तू रखना, नहीं चाहिए तो मेरे को रिटर्न कर देना। तो अनमोल बोला ठीक है सर, अगर कुछ बात नहीं बना ना तो 3 अप्रैल को मैं आपको वो गुड्स रिटर्न कर दूंगा। स्टोरी सुना सबने? हाँ, अभी मुझे बताओ 27 मार्च को मैंने अनमोल को फोन दे दिया। अनमोल बोला सर 3 अप्रैल को मैं आपको बताऊंगा कि मुझे वो खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 31 मार्च को
31 मार्च इसके बीच में आ रहा है ना, 31 मार्च को अगर मैं तुमको पूछूं कि आईफोन 14 का मालिक कौन है, तो आप क्या बोलोगे? हु इज द ओनर ऑफ आईफोन 14? बताओ, इज इट रोशन अनमोल। शेट्टी? अनमोल। इज इट अनमोल? नो, कौन है? क्या लगता है तुमको? हु इज द अनमोल। ओनर ऑफ दिस आईफोन 14? बोलो बोलो। प्रोडक्ट तो गया ना सर अनमोल। स्टॉक में से। अरे प्रोडक्ट गया, लेकिन वो अनमोल अप्रूव किया क्या अभी तक? अनमोल क्या बोला? सर मांगते हैं तो मैं अभी लेके जाऊंगा, नहीं पसंद आया तो वापिस दे दूंगा। उसने मेरे को अभी तक कोई कंफर्मेशन दिया ही नहीं। तो मालिक कौन है आईफोन 14 का? अभी सपोज अनमोल ने ना कल उठ के फोन, अनमोल ने ना फोन फोड़ दिया, जाते जाते उसने गिरा दिया, तो क्या वो मेरे को टूटा हुआ पीस लाके देगा? नहीं ना, मैं पैसा लेगा उससे नहीं। पूरा। नहीं हाँ, सर। तो मालिक कौन है? तो मैं मालिक है। अनमोल कब बनेगा? जब अनमोल बोलेगा कि सर मैं वो पैसा फोन दे रखना देगा। चाहता हूँ। हाँ, जब अनमोल मेरे को अप्रूव दे देगा ना कि सर फोन में रखना चाहता हूँ, तभी अनमोल मालिक बनेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये होता है जान पहचान में, लोग बोलते हैं तू लेके जा, देख तेरे को पसंद आए तो रख, वरना वापिस कर देना। दैट इज गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तुम बोले कंसाइनमेंट क्या है सर? कंसाइनमेंट भी सिखा देता हूँ। सपोज मैं इंडिया में ना, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन मुंबई में चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना मेरा बिजनेस दिल्ली में भी फैलाऊं, मेरा बिजनेस में कर्नाटका में भी चालू करूं, मेरा बिजनेस में राजस्थान में भी चालू करूं। अभी मैं ही जाऊं दिल्ली में, मैं ही जाऊं कर्नाटका में, मैं ही जाऊं राजस्थान में, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। अरे मैं ही हर जगह पे थोड़ी घूमते रहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर है ना एक एक एजेंट अपॉइंट करूंगा, एक एक एजेंट अपॉइंट करूंगा। राजस्थान में मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, कर्नाटका में मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, दिल्ली में मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया। मैं अपना गुड्स इन एजेंट्स को बेचूंगा और वो एजेंट को मैं बोलूंगा तू आगे बेच। अभी मुझे बताओ, जब वो एजेंट गुड्स आगे बेचेगा तो मेरे को एजेंट को भी कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो मैं एजेंट को क्या दूंगा? मैं एजेंट को दूंगा कमीशन। ठीक है, मैं एजेंट को माल दूंगा अपना, मेरे पास जो क्लॉथ्स है वो क्लॉथ्स बेचूंगा, उसको बोलूंगा ये कपड़ा मेरा 100 रुपया का है, तू बेच। ठीक है, उसके बाद मैं तेरे को इसके ऊपर कमीशन दूंगा। वो एजेंट अपने मन मुताबिक नहीं बेचेगा उसको। अगर मैं उसको बोल रहा हूँ ये 500 का, 500 में बेचना है तेरे को, तो वो 500 में ही बेचेगा। लेकिन वो जितना ज्यादा बेचेगा ना, उतना मैं उसको कमीशन दूंगा। अभी मुझे बता, ये जो कपड़े मैंने इन एजेंट्स के पास भेजा है, ठीक है, ये कपड़ों का मालिक कौन है? मैं मुंबई में बैठा हूँ, ये कपड़ों का मालिक कौन है? मैं हूं कि वो एजेंट लोग है? एक मिनट, स्टोरी सुनो। अभी सपोज मैंने एजेंट लोग को कपड़ा भेजा है, ठीक है, मैंने इसको 100 कपड़ा भेजा है, इसको मैंने 100 भेजा है, इसको मैंने 100 भेजा है, और ये भाई साहब लोग है ना खाली 20-20 का ही सेल किया, बाकी 80 लोग मेरे को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो 100 क्लॉथ मैंने राजस्थान वाले को भेजा है, 100 कर्नाटका वाले को भेजा है, 100 दिल्ली वाले को भेजा है, तो 100 300 जो कपड़ा जा चुका है, वो कपड़े का मालिक कौन है? मैं हूं कि वो एजेंट है? सर एजेंट। एजेंट। बोलो, कपड़े का मालिक एजेंट हो गया? अरे सोच के तो जवाब दो। आप। मैं हूं उसका मालिक। अरे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से वो बेचेगा। मैं उसको बोले 500 रुपए में बेच, तो वो 500 में ही बेचेगा। अगर वो मालिक है तो मेरा क्यों सुनेगा? अरे समझ रहे हो क्या तुम लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, अनमोल वाला स्टोरी। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब मैं उसको भेजा है, बोला है तू बेच, और नहीं होएगा तो वापिस आने दे मेरे पास। समझ में आया? उसको खाली किससे संबंध है? ये तीनों को खाली किससे संबंध है? कमीशन से। वो लोग खाली ये सोचेगा कि चलो हम लोग बेचते हैं, हम लोग अपना कमीशन कमाते हैं एंड मस्त घर में मजा करते हैं। अभी कल उठ के, ठीक है, ये कपड़े का भाव कम हो गया, सपोज मार्केट में रेट टूट गया, 200 रुपया में कपड़ा मिलने लगा, तो उसका नुकसान कौन सहेगा? मैं सहूंगा कि एजेंट लोग सहेंगे? मैं ओनर है, उनका खाली एक ही काम है, मैं उनको जो बोला जाके बेच के आ। अरे तुम सेल्समैन लोग देखते हैं क्या? सेल्समैन लोग, अभी मैं सेल्समैन लोग को सपोज मैं ना फिनेल का गोली बनाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ जाओ घर घर जाके बेचो, तो क्या सेल्समैन लोगों को फिनेल का गोली का मालिक हो गया? अरे बोलो। नहीं, इधर वो घर घर जा रहा है, इधर मैं अलग स्टेट में बेच रहा हूँ। समझा क्या? दैट इज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में दो लोग रहता है, ठीक है, ये जो गुड्स देता है ना, इसको बोला जाता है कंसाइनर, एंड ये जो लोग है ना जिनको गुड्स देता है, उनको बोला जाता है कंसाइनी। जैसे वो ड्रॉवर ड्रॉ ई होता था ना, वैसे इधर कंसाइनर एंड कंसाइनी होता है।
क्या आप सभी को समझ में आया मैंने जो बोला? वो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना आज का लेक्चर, ठीक है? ऐसा ना हो जाए कि तुम सो रहे हैं नींद में, तो नींद में निकल जाएगा लेक्चर। समझा क्या? थम्स अप दो, थम्स अप। समझ में तो थम्स अप। क्लियर? अभी तक जो हो रहा मालूम पड़ रहा? ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया अपना पार्ट। ये जब आएगा ना मैं तुमको फिर थोड़ा और समझाऊंगा। ये टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है? ये जो तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं है तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो सर पहुंचना कैसे है? स्टॉक टेकिंग से, ठीक है, जहां पर हम लोग स्टॉक गिन रहे हैं वहां से लेके स्टॉक वैल्यूएशन तक कैसे पहुंचना है? स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है मैं फिजिकली काउंट कर रहा हूँ, ठीक है? फिजिकल काउंटिंग में जाके खड़ा रह के गिन रहे तो मेरे आंखों में जो दिखता रहेगा वही गिनेगा ना मैं। स्टॉक वैल्यूएशन कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है? जैसे मैं वो फोन दिया देखो अनमोल को, 31 मार्च को फोन तो मेरे पास था नहीं, लेकिन मालिक तो मैं ही हूं ना उसका। अरे समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल है तो तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है? कोई इंसान आया मेरे पास, वो मेरे पास आया 30th ऑफ मार्च को, ठीक है? वो मुझे बोला मेरा केक शॉप है, मेरा केक शॉप है। उसने मेरे को बोला रोशन मेरे को ये ब्लैक फॉरेस्ट केक चाहिए। मैं बोला हाँ ठीक है। तो उसने पैसा दिया मेरे को, बोला मैं बाद में आके लेके जाता हूँ। मैं बोला ठीक है। मैंने उठा के ब्लैक फॉरेस्ट केक बाजू में रख दिया। वो भाई साहब आया 1 अप्रैल को। बताओ मुझे 30th ऑफ मार्च को ये ब्लैक फॉरेस्ट केक उसने मेरे को बोला रोशन मेरे को चाहिए, उसने पैसा दिया, लेकिन वो बोला मैं बाद में लेके जाता हूँ। मालिक कौन है ब्लैक फॉरेस्ट केक का? 31 मार्च को मालिक कौन है ब्लैक फॉरेस्ट केक का? Who is the Malik of Black Forest Cake on 31st of March? बोलो। केक मतलब एक केक शॉप ओनर यानी मैं, कि वो इंसान जो केक लेने आया था? आप बोलो बोलो, कौन है मालिक? केक लेने आया था वो मालिक है कि मैं मालिक हूँ? ये सोच के जवाब दो ना। तुम लोग ऐसा कैसा आंसर देते हैं? तुम सोचता ही नहीं कुछ भी। अरे पैसा देके गया था। पैसा देके गया ना वो, वही बोल रहा हूँ। तो मालिक कौन है? सर तो वो ही एक है वाला। वो मालिक है, मैं कैसा आएगा? अरे अरे गधो, मैं नीचे गया, ठीक है, मैं शॉपिंग करने गया, ठीक है, एप्पल वाला बैठा है, मैं वो ये एप्पल वाला है, मैं उससे एप्पल लिया 2 किलो। मैं उसको बोला ये रख बाजू में, उसको पैसा दिया, मैं बोला रख बाजू में, मैं आगे जाके दूसरा चीज खरीद के आता हूँ, ठीक है? मैं बोला बाद में जाते जाते घर लेके जाता हूँ। तो मैं गया आगे, मैं आगे गया तो एप्पल का मालिक कौन है? मैं हूँ क्या एप्पल वाला है? हाँ, मैं है ना। अरे मैं खाली बोला उसको रख तेरे पास, लेकिन वो मालिक थोड़ी है। मैं खरीद लिया उसको, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। अरे समझ रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? पता चल रहा है सबको? तुम थोड़ा कोशिश करेगा ना समझने का तो तुमको समझेगा। तो हमको है ना ये स्टॉक टेकिंग मतलब फिजिकल काउंटिंग से ना ओनरशिप तक पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचने का? तो इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये टेबल जो अभी तुम्हारे सामने है, ठीक है? डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग हम लोग पहले निकालेंगे, दैट इज फिजिकल प्रेजेंस। मतलब फिजिकली जब हम काउंट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या वो उसके अंदर था, यस, क्या वो उसके अंदर नहीं था, नो। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऐसा नहीं कि था भी नहीं था मालूम नहीं। या तो वो रहेगा या तो वो नहीं रहेगा। सिमिलरली हम लोग नीचे स्टॉक वैल्यूएशन में काउंट करेंगे ओनरशिप के बेसिस पे, ठीक है? क्या वो ओनर था कि क्या वो ओनर नहीं था। अभी इसमें अगर मुझे आंसर आ जाता है तो इसमें साइन है, साइन है ना याद रखने का बाय हार्ट। तो साइन क्या है? पहला इधर माइनस माइनस, देखो कैसा माइनस माइनस है, दिख रहा है? ये देखो इधर यस में माइनस है, इधर नो पे माइनस है, एंड ऐसा प्लस प्लस। ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे है ना, इसको जरा अपने नोटबुक में ना लिख के रखो, दिस इज द शॉर्टकट। तुम बोले सर क्या है ये, ठीक है? तुमको समझेगा इसका वैल्यू कितना है, ठीक है? कर लो। एक शॉर्टकट है फिजिकल प्रेजेंस, मतलब तुमको चाहिए ना तो हिंदी में लिखो, ठीक है? फिजिकल प्रेजेंस मतलब फिजिकल काउंट करने का टाइम पे क्या वो मुझे दिखाई दे रहा है। ओनरशिप मतलब वेदर आई एम द ओनर ऑफ इट और नॉट। बस तुमको इतना जानना है। फिजिकल प्रेजेंस मतलब वाइल काउंटिंग क्या मुझे वो दिख रहा है। एंड ओनरशिप का मतलब है, ठीक है, वेदर आई एम द ओनर ऑफ इट और नॉट, ठीक है? ओनरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइन, जरा लिख लो इसको। तो वो बेसिक सीखने के बाद डायरेक्ट घुसते हैं एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू नंबर 1, तो अभी एमसीक्यू टाइप है तो मैं तुमको थोड़ा वर्क दूंगा। जो क्लोजिंग स्टॉक हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर,
वो कौन से बेसिस पे हमेशा रिकॉर्ड होता है? इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मतलब अगर तुम मालिक है तो तुम अपना असेट में दिखाएगा, अगर तुम मालिक नहीं है तो तुम अपने असेट में उसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, मेरा असेट मतलब मेरा प्रॉपर्टी, तो जब तक मैं उसका मालिक है वो मेरे इसमें दिखता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी इसका आंसर है ना मेरे को तुम लोग दो, मैं तुमको है ना 2 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम लोग सोचो, आराम से समझो, एंड बाद में मेरे को बताओ कि तुम्हारे हिसाब से इसका क्या आंसर आना चाहिए। ये चलो देख लेते हैं क्या सोल्यूशन है इसका। तो हमारा वो जो टेबल है ना, वो पहले टेबल बना देने का, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले लास्ट पेज में जाके ना वो टेबल बना डालने का, ये वो साइंस के साथ। देखो हमने क्या किया है, वी हैव परचेज गुड्स, हमने गिनती किया था 24th को, एंड हम लोग स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं 31st को, तो 24th को मैं काउंट करने जब गोडाउन में जाऊंगा उसके बाद मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो 24th को जब मैं गोडाउन में गया रहेगा, क्या मुझे ये गुड्स उस गोडाउन में दिखाई दिया होगा? 24th को जब मैं क्या रहेगा ना, क्या मेरे को वो गुड्स नहीं दिखेगा ना? अरे मैं बाद में परचेस कर रहा तो मेरे को पहला कैसे दिखेगा गोडाउन के अंदर? नहीं, तो आंसर इज नो। तो ये मेरे को उसके अंदर नहीं दिखाई देगा। लेकिन 31st को मैं उसका ओनर हूँ क्या? हाँ, क्योंकि 31st को मेरा पास है, वो मैं ओनर है उसका, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐड। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। ये हमने अभी 5th या 6th टाइम कर रहे हैं उसको हम लोग। चलो आगे एक और, चलो बताओ क्या लगता है तुमको क्या होना चाहिए? सोचो, ये ऐसा लिखो एंड थिंक। ठीक है, थिंक थिंक थिंक। चलो देखते हैं क्या करने का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है स्टॉक टेकिंग इज कंडक्टेड ऑन 7/4/2015, मतलब हम लोग साल के बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब काउंटिंग कर रहे हैं। तो गुड्स परचेज ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब तुमने 31st मार्च एंड 7th अप्रैल के बीच में कोई गुड्स खरीदा है, तो 7th of अप्रैल को जब तुम जाके काउंट करोगे, क्या तुमको वो गुड्स दिखाई देंगे स्टॉक में? हाँ दिखेगा, क्योंकि मैं सर खरीदा था ना, तो खरीदेगा तो मेरे को दिखाई देगा। बट क्या मैं उस गुड्स का ओनर था ऑन 31st of मार्च? नहीं, बिकॉज मैंने वो 31st मार्च के बाद खरीदा, तो मैं उसका ओनर नहीं था, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इट विल बी डिडक्टेड। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत लोग का करेक्ट आंसर भी आ रहा है मेरे पास। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ट्राई, चलो ट्राई करो, क्या करना चाहिए इसका? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है। ठीक है, कोशिश, ट्राई। चलो देखते हैं हाउ वेल यू थिंक, क्या आंसर है तुम लोग का। ठीक है, देखो स्टॉक कभी हम लोग काउंट करने गए थे 24th को। ठीक है, उसके बाद हमने गुड्स बेचा है, तो 24th को जब मैं काउंट करने गया रहेगा, तो क्या मेरे को वो गुड्स गोडाउन में दिखता रहेगा? बोलो। यस, मेरे को गोडाउन में वो गुड्स दिखता रहेगा। सर गोडाउन में दिख रहा है तो मैं उसको कर दूंगा यस। लेकिन क्या 31st को मैं उसका ओनर हूं? नहीं, क्योंकि मैंने बेच दिया उसके पहले, तो मैं उसका ओनर नहीं हूं, तो हम इसको कर देंगे डिडक्ट। क्या सबको समझ में आया इधर तक मैंने जो बोला वो? अरे समझ में आया क्या? चलो एक और एमसीक्यू तुम्हारे लिए। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। थिंक थिंक थिंक। चलो शुरू कर देते हैं, देखते हैं कौन क्या बोलना चाह रहा है। देखो स्टॉक टेकिंग मतलब हम जाके जब गोडाउन में चेक कर रहे थे, हमने 7 तारीख को चेक किया। ठीक है, और हम लोगों ने 7 तारीख से पहले गुड्स बेच दिया है, तो क्या मेरे को गोडाउन में वो गुड्स दिखाई देगा? 7 तारीख से पहले बेच दिया, तो क्या मेरे को गोडाउन में गुड्स दिखाई देगा 7 तारीख को? नो। ठीक है, लेकिन मैं 31st मार्च को उसका ओनर था, तो यस, तो इसको हम क्या करेंगे, दिस विल बी एडेड। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स तुमको जो मैंने बोला अभी तक समझ में आ गया होगा। क्या सबको समझा? थोड़ा डिफिकल्ट है, आई एग्री, लेकिन ठीक है, तुम इसको ध्यान से सुनेगा ना तो तुमको 100% इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। ये रहा तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, जरा इसको प्लीज लिख लो ना नोटबुक में। अपन एक 4-5 क्वेश्चन करेंगे इसका, बाद में जो रिमेनिंग रहेगा ना वो अपन बाद में देखते हैं।
ठीक है, अभी कुछ घाई करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का जस्ट थोड़ा नजदीक है ना, अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो हम लोग उसके पहले एक 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, फिर हम लोग दूसरा लेसन करते हैं, वरना फिर है ना तुमको ऐसा लगने लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, एंड ए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खाली लिखना बस, नीचे ऑप्शन लिखने का जरूरत नहीं है, तुम कौन बनेगा करोड़पति नहीं कर रहा, क्वेश्चन लिख लो। चलो शुरू कर देते हैं, करना कैसा है ये सब, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बाद में तुम लोग इसका आंसर लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 31st मार्च, मतलब 31st मार्च तक है ना वो लोग जाके स्टॉक का काउंटिंग नहीं कर पाए। द स्टॉक वॉज फिजिकली वेरीफाइड ऑन 15th ऑफ अप्रैल, मतलब फिजिकल कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक हुआ था ऑन 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है, एंड वॉज वैल्यूड एट 4 lakhs, मतलब जब हमने 15th ऑफ अप्रैल को स्टॉक कैलकुलेट किया तब हमको उसका वैल्यू मिला 4 लाख का। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल, मतलब 31st मार्च एंड 15th अप्रैल के बीच में ये सब चीज हुआ था। कौन सा चीज हुआ था, सेल्स हुआ था, परचेज हुआ था, सेल्स रिटर्न हुआ था। आगे बोल रहे हैं नोट गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो एक बात याद रखो माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, नॉट सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो लोग, वो लोग बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब तुमको बोल रहा है जो सेल्स है ना उसका कॉस्ट निकालो। तो कॉस्ट निकालने का 2 तरीका है, एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं 20% ऑन सेल, तो 40,000 में से डायरेक्ट 20% माइनस करो, यू विल गेट 32,000 एंड दिस इज योर आंसर। बहुत सारे लोग है ना स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इसमें ना रॉन्ग होने का बहुत बड़ा चांस होता है। तो मैं आपको एक फुल प्रूफ प्लान सिखाता हूँ कि कैसे करने का, ठीक है। तो फुल प्रूफ प्लान ऐसे है, जब भी ऐसा आएगा ना 20% ऑन सेल 20% ऑन कॉस्ट, तो है ना एक फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट विल गिव मी सेलिंग प्राइस, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट गिव्स मी सेलिंग प्राइस। तो इधर देखो 20% ऑन व्हाट, ऑन क्या लिखा हुआ है, ऑन व्हाट, ऑन सेल्स है, तो सेलिंग प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज 100, सेलिंग प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज 100, तो प्रॉफिट इज 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, कॉस्ट प्राइस विल बी 80, समझते क्या, 80 प्लस 20 100 आता ना। तो अभी मुझे दिया क्या है, मेरे को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है ये 40,000 है, एंड मेरे को फाइंड करना है कि 80,000 कितना रहेगा। तो इट इज अ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाय 40,000 इज इक्वल्स टू x इंटू 100, तो x इज इक्वल्स टू 80 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 100। जब तुम्हें कैलकुलेट करेगा यू विल गेट द आंसर एज 32,000। अभी बहुत लोग के दिल में ऐसा सवाल आएगा कि सर इतना मेहनत क्यों, डायरेक्ट 20% उड़ाना। देखो यहाँ 20% काम क्यों किया मन में, क्योंकि ये लोग ने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 20% ऑन सेल्स। अगर ये लोग ने क्वेश्चन में यहाँ बोला रहता ना 20% ऑन कॉस्ट, तो तुम्हारा 20% काम नहीं करता एंड तुम रॉन्ग करके आ जाता एग्जाम में। तो ये मैं हर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को भी है ना यही बताता हूँ कि ये जो मेथड है भले इट विल टेक 30 सेकेंड्स मोर, लेकिन ये फुल प्रूफ है, इसमें तुम कितना भी एग्जामिनर घुमाएगा ना तुम रॉन्ग नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे ही वो घुमाता है। 20% ऑन सेल बोलेगा या कभी कभी 20% ऑन कॉस्ट बोलेगा। तो 20% ऑन कॉस्ट बोला तो क्या करने का, सेल बोला तो क्या करने का, वो मैं तुमको सिखाता हूँ। तो ये जो -20% है ना ये रिस्की है, ये ऑन सेल्स है करके तुम बच गया, लेकिन अगर ऑन कॉस्ट होता तो तुम्हारा आंसर रॉन्ग हो जाता। अरे सुना क्या सब लोग मैंने जो बोला, इफ यस अ थम्स अप प्लीज, मैं कितना बोल रहा हूँ सुन रहे हो क्या तुम लोग, एक थम्स अप, एक थम्स अप, ठीक है। 20% ऑन सेल 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है, ओके। तो ये जो मेरा कैलकुलेशन है ना, एक काम करो, एक ये लिख के ले लो ना प्लीज, ये सोल्यूशन मेरा वाला सोल्यूशन लिख के लेना, ये जो इस तरफ है ना वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट गिव्स मी सेलिंग प्राइस। और YouTube में जाओ और वहां पर है ना एक मैंने शॉर्टकट डाला हुआ है, ठीक है, रेशियो वाला एक शॉर्टकट है, मैं तुमसे शेयर करता हूँ, जरा वो जाके पढ़ो, तुमको बहुत काम आएगा तुम्हारे लेसन पर। मैं थोड़ी देर में ना तुम्हारे ग्रुप में डालता हूँ, जरा देखो वो जो शॉर्टकट है ना वो तुमको कभी कोई कॉलेज वाला नहीं बताएगा, उसका पीछे का फुल लॉजिक एक्सप्लेन्ड है।
ठीक है, तो फिलहाल ये लिख के ले लो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब ये जो मैंने सेल्स किया, इसका कॉस्ट इज 32,000, मतलब 8,000 का प्रॉफिट है इसका। ठीक है, जल्दी लिखो। ये एक सम हम लोग को आज करना है, एक दो सम हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, बाकी जो बचेगा ना डायरेक्ट एग्जाम के पहले। ठीक है, डन हो गया, सबने लिख लिया, थोड़ा फास्ट रखो प्लीज। हो गया तो अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा मैं तुमको हर क्वेश्चन में नहीं लिखाएगा, जिधर जिधर जरूरत है ना वहां बोलूंगा लिख के ले लो, तो लिख के ले लेना। चेंज करूं? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। चेंज करूं? हाँ चलो, वेरी गुड रुकवेद। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू ट्रीट एडजस्टमेंट ए? ये जो तुमने गुड्स बेचा है, इसको तुम क्या करेगा? क्या करेगा? प्लस करेगा, माइनस करेगा, क्या करेगा पूछ रहे हो? क्या लगता है तुमको क्या होना चाहिए इसके साथ? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बताओ क्या होएगा ये एडजस्टमेंट ए के साथ? क्या लगता है तुमको? बताओ 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 बताओ। ऐड बोल रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। तो डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग 15 अप्रैल, डेट ऑफ वैल्यूएशन ओके। मैंने बीच में गुड्स बेचा है, तो अगर मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो 15 अप्रैल को जब मैं गिनने जाएगा, क्या मेरे को गुड्स दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेच चुका हूँ, तो नहीं दिखाई देगा मेरे को। क्या मैं 31 मार्च को उसका ओनर था? हाँ, मैं 31 मार्च को उसका ओनर था, तो हम लोग उसको कर देंगे ऐड। लेकिन हम लोग ऐड कितना करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे 32,000, हमेशा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे ऐड नहीं किया जाता है, बिकॉज जो स्टॉक है इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। नेक्स्ट, हाउ विल यू ट्रीट एडजस्टमेंट बी? बोलो चलो मेरे जवानों, बताओ एडजस्टमेंट बी क्या करोगे? अभी तो आना चाहिए। गुड्स खरीदा तुम 31 मार्च के बाद खरीदा, तो 15 अप्रैल को जब तुम गिनेगा उसमें, लेस अरे क्या बात है, तो 15 अप्रैल को गिनेगा तभी दिखेगा क्या? यस, तो लेस होएगा क्या? 31 मार्च को मैं इसका ओनर था क्या? नो, तो ये मेरा आंसर है लेस। ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर, ये नहीं सॉरी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न? ओके, देखो ये सेल्स रिटर्न है ना, बोलता है उसका भी कॉस्ट ढूंढो। तो देखो सिंपल अपना वही कैलकुलेशन, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट गिव्स मी सेलिंग प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस में 100 लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि यहाँ पर ऑन सेल्स बोला है। अगर सपोज यहाँ ऑन कॉस्ट बोला होता तो किसको 100 लेता मैं? 20% ऑन कॉस्ट बोला होता तो किसको 100 लेता? तो कॉस्ट प्राइस को 100 लेता। ऑन सेल्स बोला तो सेलिंग प्राइस को 100 लेने का। समझा क्या? ऑन कॉस्ट बोलेगा तो किसको 100 लेने का? कॉस्ट को। तो ये मेरा प्रॉफिट है 20, ये हो गया 80। ठीक है, मेरे को दे के रखा है ये सेल्स का वैल्यू 2000 है, मेरे को फाइंड करना है ये कॉस्ट कितना है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 80 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल्स टू 80 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 100। तो तुम्हारा आंसर आएगा 1600 रुपया। ठीक है, एंड ये है मेरा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर फिर इसने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट नहीं करने का। ठीक है, क्लियर? सबको समझा का क्या हो रहा है? अभी रिकॉर्डिंग भी रहेगा जो तुमको मिलेगा, तो तुम उसको बाद में भी कॉपी डाउन कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, हाउ विल यू ट्रीट एडजस्टमेंट सी? बोलो इसका क्या करेगा पूछ रहे हो। सेल्स रिटर्न का तुम क्या करेगा? देखो इतना याद रखो, सेल्स रिटर्न एंड परचेज है ना, उस दोनों का सेम रहता है हमेशा। एंड सेल्स एंड परचेज रिटर्न सेम सेम रहेगा। तो परचेज का जो किया ना वही सेल्स रिटर्न का भी होगा। बताओ क्या लगता है तुमको क्या होना चाहिए? तो सेल्स रिटर्न लेस हाँ देखो, गुड्स हमने बेचा था वो वापिस आया, तो जब मैं स्टॉक टेकिंग में गिनते रहेगा मेरे को दिखेगा क्या? हाँ दिखेगा, क्योंकि वापिस आया था ना 1600 रुपया का आइटम। तो 1600 दिखेगा, तो हम लोग इसको कर देंगे लेस। हमेशा याद रखो, हमेशा, ठीक है, बाय हार्ट। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न ये हमेशा सेलिंग प्राइस पे रहता है। यू विल ऑलवेज रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट प्राइस। एंड कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करने के लिए हर सम में तुमको ऐसा कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। कभी प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया रहेगा, कभी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया रहेगा। ये दो ही हो सकते, तीसरा नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा जब भी आएगा तो तुमको करने को आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ अपना आज का लेक्चर हो गया खत्म। आई होप जो भी मैंने तुमको बोला वो तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे क्या बोल रहा है, लेट्स रीड।
The stock was physically verified on 7th April 2012. Physically verified मतलब मैं जाके वो स्टॉक को जाके काउंट किया. कब काउंट किया? On 7th of April. एंड जब मैंने काउंट किया एंड वाज वैल्यूड एट 2 lakhs, उसका वैल्यू 2 लाख रुपया था. ओके. गुड्स आर नॉर्मली सोल्ड बाय ट्रेडर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. देखो कल ऑन सेलिंग प्राइस था, यहाँ पर ऑन कॉस्ट है. फ्रॉम द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन बिटवीन 31st of March से 7th of April. मतलब 31st मार्च को हमको करना है स्टॉक वैल्यूएशन, लेकिन हम उसका गिनती हमने कभी किया? हमने उसका गिनती किया 7th of April को. तो 7th of April को जब हमने स्टॉक का काउंटिंग किया तभी हमको स्टॉक का वैल्यू मिला 2 लाख. अभी ये 31st मार्च से 7th April के बीच में 31st मार्च से 7th April के बीच में बहुत सारा चीज हुआ. बहुत सारा मतलब टू बी मोर प्रिसाइज यहाँ पर 3 ही चीज हुआ है. एक ए वाला आइटम है जिसमें हमने गुड्स बेचा है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, दूसरा हमने सेल्स किया है, तीसरा हमने परचेज किया है. तो यहाँ पर वो पूछ क्या रहा है, पहले वो देखो वो पूछ क्या रहा है. वो बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ऑन 27th of March. 27th of March को हमने सेल वैल्यू कितना रखा है? 1 लाख. वो बोल रहा है ये तो सेल वैल्यू है, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए उसका कॉस्ट. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसा है? देखो यहाँ पर प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट. ठीक है, ये मैं इधर का सोल्यूशन बताता हूँ एक. ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल विल बी 20%. एक कैलकुलेशन है जो तुमको धीरे धीरे सीखने में आ जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये लोग ने डायरेक्ट किया. ऐसा कभी भी डायरेक्ट नहीं करने का. मैं तुमको सिखाता हूँ सबसे सिंपल मेथड जो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे. हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, हम लिखेंगे प्रॉफिट, हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस. ओके, यहाँ पर हमको क्या दिया है? प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. तो ऑन कॉस्ट बोले तो कॉस्ट प्राइस विल बी टेकन एज 100. If cost price is 100, profit will be 25. So cost price 100, profit 25. So selling price will be what? 100 plus 25. That gives me 125. समझ में आ रहा है इधर तक? But the selling price is 1 lakh rupees. If selling price is 1 lakh, what will be my cost price? So there will be a simple cross multiplication. That is 125 multiplied by x is equals to 1 lakh multiplied by 100. So x will be equal to 1 lakhs multiplied by 100 divided by 125. तो जब तुम इसको सॉल्व करेगा, the answer you will get will be 80,000 rupees. Clear? अरे समझा क्या? लास्ट वाला मेथड, लास्ट क्लास जो मैंने सिखाया था सेम मेथड, वहां पर हमने सेलिंग प्राइस को 100 लिया था. वहां पे हमने सेलिंग प्राइस को 100 क्यों लिया था? बिकॉज सर यहाँ पर कॉस्ट लिखा है ना, वहां पर इधर लोग ने सेल्स लिखा था. तो सेल्स बोलेगा तो सेलिंग प्राइस को 100 लिखने का, कॉस्ट बोलेगा तो कॉस्ट प्राइस को 100 लेने का. ये वाला शॉर्टकट मेथड है ना, जितना हो सके उतना अवॉइड करने का. ये तुमको लगेगा इजी है, लेकिन एग्जाम में इसमें रॉन्ग होने का पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई. तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं करने का, ये जो मैंने किया ये वाला सॉल्यूशन लिखने का. तो जब तुम कैलकुलेटर यूज करोगे तो तुमको आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा. तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसका नीचे इसका सोल्यूशन लिख दो, अभी का भी लिख डालो. चलो फटाफट. चलो ठीक है, स्टार्ट. तो ये हमारा सोल्यूशन है जिसमें हमको मिलेगा कॉस्ट प्राइस इज 80. तो मेरा ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, 80,000. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. हाउ विल यू ट्रीट एडजस्टमेंट ए? इसको क्या करेगा तुम? वेदर यू विल एड इट और यू विल डिडक्ट इट. अभी रुको, पहला गुड सेंट ऑन अप्रूवल याद है तुमको? गुड सेंट ऑन रिटर्न बेसिस 27 मार्च को तुमने दिया है. रिटर्न बेसिस जैसे मैं तुमको बताया, एक एग्जांपल और एक आज. ठीक है, फ्रेश एग्जांपल. सपोज मैं एक दुकानदार हूँ, मैं मोबाइल फोन बेचता हूँ, मोबाइल. ठीक है, ये बाजू में प्रणीत भी एक दुकानदार है, वो भी मोबाइल वाला है. अभी मोबाइल वाला है ना, दोस्त लोग रहता है. अभी सपोज ये प्रणीत के पास एक कस्टमर आया, एक कस्टमर ने इसको बोला कि मेरे को ओप्पो का फोन चाहिए, एंड प्रणीत के पास है ना ओप्पो का फोन नहीं था. तो प्रणीत क्या किया? ये मेरे पास आया, मेरे को बोला सर आपके पास ओप्पो का फोन है क्या? मैं बोला हाँ है ना, कौन सा मॉडल चाहिए? तो उसने बोला ओप्पो K3. मैं बोला ठीक है लेके जा. तो बोला लेकिन सर मैं ना अभी लेके जाता हूँ, लेकिन अगर वो कस्टमर ने खरीदा ना तो मैं आपको पैसा ला के दूंगा, अगर वो नहीं खरीदेगा ना तो मैं आपको माल ही वापिस ला के दे दूंगा. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ या ना खाली जवाब दो. हाँ.
हो सकता है। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये लेके जा तू, मेरे पास से जो ओप्पो का फोन है ना, ओप्पो K3, ये फोन तू लेके जा और देख। अभी ये क्या किया, ये मोबाइल है ना, प्रणीत ने मेरे से 27 को लिया, और वो कस्टमर आगे पीछे करके ना 2 तारीख तक हो गया। ठीक है, 2 अप्रैल आ गया, 27 मार्च को ये लेके गया, 2 अप्रैल आ गया। अभी 31 मार्च को मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 31 मार्च को मेरे को मेरे बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। तो जब मैं 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक दिखता किसके बेसिस पे, ये क्लोजिंग स्टॉक दिखता है ओनरशिप के बेसिस पे। अभी जो ये फोन प्रणीत लेके गया मेरे पास से, ठीक है, इसका ओनर मैं ही हूँ। ठीक है, ये जो इंसान आया प्रणीत के पास ये गुड्स लेने के लिए, ये ओनर नहीं है। ये ओनर कब बनेगा, जब वो बोलेगा कि हाँ मेरे को ये चाहिए, तभी ये मालिक बनेगा। जब तक ये ऐसा कुछ बोलता नहीं तब तक उसका मालिक मैं ही है। मतलब अगर सेकंड तक इसने कुछ जवाब नहीं दिया तो प्रणीत मेरे को वापस ला के दे देगा। मतलब मेरे पास नहीं है, किसी और के पास रखा है मैं, लेकिन मालिक तो मैं ही है। मेरा मालिकाना हक कब चला जाएगा, जब ये इंसान खरीद लेगा। तो 31 मार्च को आई एम द ओनर। ऐसा जब गुड्स जाता है ना, दिस इज नोन एज गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या इसको गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस भी बोला जाता है। रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न या गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इसके ऊपर एक्चुअली फुल टॉपिक है, लेसन है। लेकिन ये लेसन है ना, तुमको पढ़ाने का मतलब नहीं बनता, बिकॉज तुमको सिर्फ इतना समझाना है मुझे। तो अभी तुम इसका करेगा क्या, ऐड करेगा कि लेस करेगा, उसके लिए अपना वो चार्ट स्टॉक टेकिंग किया था 7/4 को, और ये साइन वाइन बार्ट होना चाहिए तुमको। ठीक है, हमने गुड्स सेंड किया था रिटर्न एंड अप्रूवल बेसिस में। अभी मुझे बताओ, मैंने 27 मार्च को भेजा था, एंड वो 2 हफ्ते का टाइम लिया है मेरे पास से। 2 हफ्ता बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो मुझे बताओ, जब मैं 7 को जाके काउंट करूंगा, क्या मुझे वो गुड्स उसके अंदर दिखाई देगा? 2 हफ्ता मतलब कभी होएगा रे? मार्च से 14 दिन, मार्च 28, 29, 30, 31। ठीक है, ये 31 हो गया, 10 तारीख, मतलब वो 10 तारीख को जवाब देगा। मतलब 10 तारीख तक वो जो मेरे पास से गुड्स लेके गया ना 1 लाख का, उसी के पास है। तो जब मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक में जाऊंगा, मतलब मैं अपने गोडाउन में जाके गुड्स जब गिनूंगा, क्या मुझे 1 लाख का गुड्स, एक नहीं 80,000 का गुड्स वहां दिखाई देगा? नहीं। अरे मैं थक गया, आंसर तो दो। नहीं दिखेगा सर, ये 80,000 का गुड्स आपको दिखाई नहीं देगा। क्या 31 मार्च को मैं उस गुड्स का ओनर है? हाँ, ओनर मैं ही हूँ, चीज किसी और के पास है, लेकिन ओनर तो मैं ही है ना भाई। तो यस सर, यू आर द ओनर। तो हम लोग एडजस्टमेंट ए को क्या करेंगे, हम लोग एडजस्टमेंट ए को कर देंगे ऐड। समझ में आया क्या तुमको? तो तुम खाली ऐसा लिखो, क्वेश्चन 2, हाउ विल यू ट्रीट एडजस्टमेंट ए, तो इधर लिख दो इट विल बी एडेड। ठीक है, आज तुमको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा, कल थोड़ा ऐसा डिफिकल्टी फेस हो सकता है। आज तुमको समझ में आएगा, कल इतना जो मेहनत किया ना अपन ने, इतना बार बार पूछ पूछ के, तो आज तुमको मालूम पड़ेगा ओके ऐसा ऐसा था। ठीक है, सिर्फ एडेड करके लिख देना। चलो आखिरी सवाल। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ये सेल्स। देखो सेल्स दिया हुआ है 45,000, फिर अपना सिंपल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। ये क्या बोल रहा है, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट प्राइस विल बी 100। वाई? बिकॉज यहाँ पर ऑन कॉस्ट बोला है। तो प्रॉफिट विल बी 25, तो 100 + 25 विल गिव मी 125। ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस दिया है मेरे को 45,000, मुझे ढूंढना है कॉस्ट प्राइस कितना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 मल्टीप्लाई बाय 45,000 इज इक्वल्स टू x इंटू 125। तो x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 45,000 डिवाइडेड बाय 125। कितना आंसर आता है बताओ? x का वैल्यू कितना आएगा, ये लास्ट में ना, जरा कैलकुलेट करके बताओ x का वैल्यू क्या लगता है तुमको, कितना आना चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है ऑफ द गुड सोल्ड? अरे कैलकुलेटर है कि नहीं तुम्हारे पास? 36,000। 36,000। तो मेरा आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, लिख लो ये सोल्यूशन। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लिख लो सोल्यूशन, 36,000 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है,
इसका जो आंसर है ये शॉर्टकट मारा है अपन ने, मस्त एकदम लॉन्ग कट में परफेक्ट आंसर निकाला है। तो 36,000 इज अवर आंसर। नेक्स्ट बोल रहे हैं हाउ विल यू ट्रीट एडजस्टमेंट बी। आप लोग बताओ चलो। ठीक है, हमने गुड्स बेचा है 31 एंड 7 के बीच में गुड्स बेचा है, तो हमने गुड्स सेल किया। अभी मेरे को बताओ, अगर मैंने गुड्स बेच दिया तो 7 तारीख को जब मैं अपने गोडाउन में जाके देखूंगा, क्या मेरे को वो गुड्स दिखाई देगा? नहीं। नहीं दिखाई देगा। तो मेरा आंसर इज नो। नो मतलब ये हो गया प्लस। ठीक है, क्या 31 को मैं उसका ओनर था? 31 मार्च को मैं उसका ओनर था क्या? यस। हाँ, मैं ओनर था उसका। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे ऐड। लेकिन याद रखो हमेशा ऐड क्या आएगा, हमेशा ऐड होता है कॉस्ट। हाँ, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस मतलब 45 ऐड नहीं होगा, 36 ऐड होगा। ठीक है, ये तुमको लास्ट टाइम भी बताया था। वेरी गुड, अच्छा आंसर दे रहे तुम। बोलो अभी सिंपल क्वेश्चन, हाउ विल यू ट्रीट एडजस्टमेंट सी। ये जो गुड्स खरीदा है तुम 31 मार्च से 7 तारीख के बीच में खरीदा है, तो 7 तारीख को जब मैं गोडाउन में जाऊंगा तो क्या मुझे 35,000 रुपीज का गुड्स दिखाई देगा क्या मेरे गोडाउन में? ये बताओ। हाँ दिखाई देगा ना, तो दिखाई देगा तो यस। क्या 31 मार्च को मैं इसका ओनर था क्या? नहीं। नहीं, तुम इसका ओनर नहीं था, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये 31 मार्च के बाद खरीदा हुआ जो परचेज है इसको हम कर देंगे लेस। चलो तो बढ़ते हैं आगे। इसके साथ है ना मेरे ख्याल से ये सम हो गया खत्म। तो ये सम हो गया खत्म, तो शुरू करते हैं अपना अगला सम। ये तो अब भी किया अपन ने, ये हमने नहीं किया। चलो शुरू कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट लिख लो जरा इसको। थोड़ा लिखने का काम आएगा बट वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो। क्या बोल रहे हैं, लेट्स रीड। ऑन 1st of April 2005, ठीक है, ऑन 1st of April 2005, a week after the end of the accounting year 2004-5, company undertook physical stock verification and found to be 70,000। बोलते हैं 7 अप्रैल को है ना वो गिनती चालू किया, एंड तभी गिनती करते करते उसको मालूम पड़ा कि उसका क्लोजिंग स्टॉक इज 70,000। फॉलोइंग डिटेल पर्टेनिंग टू द पीरियड April 1 to April 7 आर गिवन। मतलब 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में ये 4 चीज हुआ है। ठीक है, अपने पास स्टॉक कौन सा तारीख का है? देखो हम लोग को 31 मार्च के लिए हमको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ढूंढना है। एंड हमने जब काउंटिंग किया, काउंटिंग हमने कब किया? काउंटिंग हमने किया 7th of April को। 7th of April को जब हमने काउंट किया तो हमको जो वैल्यू मिला दैट वाज 70,000। ओके, अभी देखो क्या क्या हुआ है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट का ही बात करते हैं। इधर वो पहला फर्स्ट एडजस्टमेंट का ही बोल रहा है ना। बोलते हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द वीक। बोलता है ये हफ्ते में हमने गुड्स बेच दिया था। मतलब 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में हमने गुड्स बेच दिया था। तो अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो मुझे बताओ 7 अप्रैल को जब मैं जाके काउंटिंग करूंगा क्या मेरे को वो गुड्स वहां दिखाई देगा? नहीं। बोलो ना, क्या वो गुड्स दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सर बेच दिया ना आपने। सेल्स। हाँ नहीं हाँ बेच दिया आपने, तो आपने गुड्स बेच दिया तो आपको गुड्स दिखाई नहीं देगा। एंड यहाँ पर देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कॉस्टिंग। मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है तो हम कॉस्ट प्राइस ही लेते हैं, हमको सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए रहता है। तो गुड्स नहीं दिखेगा। लेकिन क्या 31 मार्च को मैं उसका मालिक था? हाँ था, मैं उसका 31 मार्च को मालिक था। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, दिस एडजस्टमेंट विल बी एडेड। तो तुम यहां पर लिख देना इट विल बी एडेड। ओके, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 खत्म। अभी नेक्स्ट पॉइंट बी के बारे में बात करता रहेगा। देखो पॉइंट बी, अभी पॉइंट बी क्या हो रहा है? गुड्स रिसीव फ्रॉम कंसाइनर। अभी तुम बोले ये कौन है? ठीक है, अमाउंटिंग टू 8,000 इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये कल मैंने बताया था। अभी सपोज मैं इधर है ना मुंबई में हूँ, मैं मुंबई में हूँ एंड है ना कोई एक आदमी है जो दिल्ली में है, जो है ना मोटरसाइकिल का पार्ट्स बना बना के बेचता है, उसका बिजनेस है। उसको मुंबई में कोई तो एक एजेंट चाहिए था जो उसका माल है ना मुंबई में बेचेगा। तो वो मेरे को मिला, मेरे को बोला रोशन क्या तुम मुंबई में हमारे माल बेचोगे? मैं बोला हाँ क्यों नहीं। तो ये क्या करता था, ये मेरे को अपना माल यहाँ बेचता था, बोलता था तू मुंबई में बेच, जितना बिका ठीक है, जो नहीं बिका मेरे को रिटर्न कर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैं ना उसका इन अ वे एक सेल्समैन था, या फिर बोल सकते हैं मैं उसका एक एजेंट था,
जितना उसका माल मैं यहाँ मुंबई में बेचूंगा उसके लिए मैं उससे क्या लूंगा, उससे लूंगा मैं कमीशन। तो मेरा खाली मतलब था कमीशन से कि मैं तेरे को गुड्स बेच के देगा, तू मेरे को कमीशन दे। लेकिन ये जो गुड्स उसने मुझे बेचा, सपोज उसने मेरे को है ना 10 अलग अलग प्रकार का टायर्स भेजा है, 10 नहीं 100 टायर्स भेजा है, या सब आइटम मिला के लाइट ये वो सब भेजा है। अब ये जो 100 चीज मेरे पास आया, इसका मालिक कौन है, मैं है कि वो है? वो दिल्ली वाला आदमी है कि मैं हूँ? वो दिल्ली वाला दिल्ली वाला है, मैं नहीं है। उसने खाली मेरे को दिया है, बोला बेच के दे। मैं उसके लिए एक एजेंट हूँ, लेकिन अलग सिटी में हूँ। ये दिल्ली में है, मैं मुंबई में हूँ, ठीक है। दो अलग अलग स्टेट हो गया, दिल्ली एंड महाराष्ट्र। तो इसने मेरे को भेजा है। तो ये कौन हो गया? ये जो गुड्स बेचता है ना, उसको बोला जाता है कंसाइनर, ठीक है। एंड जो गुड्स ऐसा लेता है उसको बोलता है कंसाइनी। तो ये क्या बोल रहा है, हमारे पास कुछ गुड्स रिसीव हुआ फ्रॉम कंसाइनर एंड उसका वैल्यू था 8,000 रुपया। तो अभी मुझे बताओ, अगर मेरे को 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में पकड़ के चलो 5 अप्रैल को 8,000 का माल आया हुआ है, ठीक है, मेरे गोडाउन में पड़ा है, तो 7 तारीख को जब मैं गोडाउन में जाके गिनती करूंगा, क्या मुझे वो माल दिखाई देगा वहां पर? यस हाँ दिखेगा ना सर। तो मेरे को वो है ना जो 8,000 का चीज आया हुआ है वो दिखाई देगा। 31 मार्च को क्या मैं उसका ओनर था? ये जो माल मेरे पास, अरे मैं कभी भी उसका ओनर नहीं था, मैं उसका ओनर हुई नहीं। ओनर कौन है? दिल्ली वाला है। नो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दिस विल बी डिडक्टेड या इट विल बी रिड्यूस्ड। आई होप माय डियर स्टूडेंट तुमको समझ में आ रहा है। अभी ये कंसाइनर कंसाइनी में तुमको शॉर्ट में सिखाया, इसके ऊपर एक लेसन है पूरा, जो शायद तुम्हारा ना सेकंड सम में आएगा, जिसका नाम है कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट नाम का एक चैप्टर है जिसके अंदर ये पूरा है, हु इज कंसाइनर, हु इज कंसाइनी, सब कुछ। यहाँ पर खाली उसका एक झलक दिया हुआ है, तो झलक दिखला जाए, मैं तुमको खाली बताया कि क्या क्या है इसके अंदर। फाइन, चलो अभी बढ़ते हैं आगे के एडजस्टमेंट की ओर। तो तुम यहाँ पर खाली लिख दो, इसका आंसर विल बी, इट विल बी लेस या इट विल बी डिडक्टेड। फाइन, चलो नेक्स्ट। अभी वो पूछेगा एडजस्टमेंट सी के बारे में। अभी सी पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। गुड्स अर्लियर परचेस्ड बट रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब हमने है ना कभी तो गुड्स खरीदा था, अभी हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग है ना उसको वापिस दे दिया। वापिस कभी दिया? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में हमने उसको वापिस दे दिया। तो अगर मैंने कोई माल खरीदा है एंड मेरे को पसंद है, मैंने वापिस दे दिया, सपोज मैंने 5 तारीख को वापिस दे दिया हो, तो अभी 7 तारीख को जब मैं गिनने जाऊंगा, तो क्या मुझे ये 2,000 वाला माल उधर दिखाई देगा? नहीं अरे बोलो ना, सब लोग बोलो ना, क्या ये 2,000 वाला माल मुझे दिखाई देगा? नहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं वापिस दे दिया ना उसको, तो ये माल मेरे को नहीं दिखेगा। क्या 31 को मैं उसका ओनर था? हाँ 31 तक मैंने खरीद के रखा था उसको मेरे पास, तो मैं उसका ओनर था। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, 2,000 विल बी एडेड। ठीक है, हमेशा याद रखना तुम्हारा आंसर है ना दोनों सेम ही आएगा। इधर तुमको प्लस मिला ना तो डायरेक्ट ऐड करके लिख डालने का। ठीक है, तो ये जो है इसको हम करेंगे ऐड, तो दिस विल बी एडेड। तो मेरा आंसर है इट विल बी एडेड। तो ये सी के सामने अगर तुमने क्वेश्चन लिखा है तो यहाँ पर लिखो इट विल बी एडेड, सिंपल। ठीक है, वेरी इजी। तुम आराम से जब समझोगे तुमको मालूम पड़ेगा कि बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलो अभी बढ़ते हैं आगे। डी क्वेश्चन। अभी डी क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग है। क्या बोल रहा है देखो, गुड्स अर्लियर परचेस्ड, हमने ना पहले गुड्स खरीदा था कभी तो, एंड अकाउंटेड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया लेकिन हमको अभी तक गुड्स मिला नहीं 6,000 का। तो गुड्स अर्लियर परचेस एंड अकाउंटेड बट नॉट रिसीव्ड। चलो अभी मुझे बताओ, यहाँ पर बोला है वो नॉट रिसीव्ड, तो जब मैं जाके काउंट करूंगा क्या मुझे 6,000 का गुड्स दिखाई देगा मेरे आंखों के सामने? हाँ अबे अरे पढ़ो ना, अरे ओ माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, नॉट रिसीव्ड तो गुड्स दिखाई देगा क्या? अरे नहीं दिखाई देगा। तुम समझ रहे हो, मैंने गुड्स खरीदा है लेकिन मेरे पास आया नहीं अभी तक, तो आया ही नहीं तो दिखाई कैसे देगा? फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज अगर मैं अपने बाइक के लिए अमेजोन से खरीद रहा हूँ लाइट्स, जो बोला 10 तारीख के बाद मेरे पास आएगा, तो मैंने खरीद तो लिया, लेकिन क्या मैं अपने घर में अगर वो लाइट्स ढूंढने जाऊंगा तो क्या मुझे लाइट्स दिखाई देगा? घर में नहीं। दिखेगा लाइट्स? नहीं। दिखेगा। तो वही बोल रहा है वो कि उसने गुड्स खरीदा था, ठीक है, उसने बुक्स में लिखा भी कि उसने खरीदा है बोल के, लेकिन उसको फिजिकली मिला नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार खरीदने जाते हो, सपोज मेरे पास 200 कार है,
मैं और एक कार खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, 201st कार। लेकिन कार ऐसा तुरंत नहीं होता ना, तुम आज बुक करेगा तो तुमको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसा कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, उसके बाद तुमको मिलता है। तो आज मैंने बुक कर दिया, पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो मैं लिख दूंगा कि मैंने आज कार खरीदा। लेकिन क्या मेरे वो 200 कार के बीच में ये नया वाला कार दिखाई देगा क्या आज के दिन पे? नहीं। नहीं, क्योंकि वो मेरे नहीं। पास आया नहीं अभी तक। अरे समझा क्या मैं कितना एग्जांपल दिया? तो देखो, अभी मुझे बताओ, चलो दूसरा क्वेश्चन। अभी एक गुड्स तो मेरे पास आया नहीं है, लेकिन क्या 31 मार्च को मैं उसका ओनर हूं? हाँ। हाँ हूँ। अभी एग्जाम्पल, हाँ हाँ हूँ कैसा हो गया ना, अजीब लगता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल, मैंने अमेजोन से लाइट मंगाया, ठीक है, लाइट आ रहा है 10 दिन के बाद। तो अगर मैं तुमको बोलूँ क्या 1 सितंबर को उस लाइट का मैं मालिक हूँ, तो तुम क्या बोलोगे? 1 सितंबर नहीं, सॉरी, सितंबर में जा रहा है, 1 अक्टूबर। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 अक्टूबर को मैं उस लाइट का मालिक हूँ कि नहीं, तो क्या बोलोगे बताओ? क्या मैं उस लाइट का मालिक हूँ? मैंने आज खरीद लिया लाइट, वो 10 अक्टूबर को मेरे पास आएगा। यस। हाँ हूं ना मालिक, मेरे पास गुड्स नहीं, नहीं। मालिक तो मैं ही है। अरे समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बस ये इतना ही है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये हम कर देंगे ऐड। तो जो फाइनल एडजस्टमेंट है उसको हम करेंगे ऐड। क्लियर है सबको इधर तक? अरे क्लियर है क्या? मैं इतना चिल्ला चिल्ला के थक गया, ठीक है, क्लियर? ओके। तो अभी है ना, देखो, अभी वो लोग ने मस्त क्वेश्चन पूछा है, बोला ठीक है चल तू अभी बोलता नहीं सा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च? अभी देखो, अपन ने ऊपर प्लस माइनस किया है। गुड सोल्ड क्या किया था हमने? अरे गुड सोल्ड क्या किया था? आंसर देख के बताओ ना बुक में। प्लस ये ऐड था। फिर उसके बाद क्या किया था? डिडक्ट। डिडक्ट। फिर उसके बाद क्या किया था? ऐड। ऐड। फिर उसके बाद क्या किया था? ऐड। ऐड। तो बोलता है 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या बता। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह, मैं इधर लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन, हमने कभी कैलकुलेट किया था 7 अप्रैल। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 7 अप्रैल इज 70,000। फिर उसमें ऐड वाला आइटम, ठीक है, तो मैं इधर लिखूंगा ऐड एंड कुछ आइटम कर दूंगा लेस। अभी ऐड में कौन कौन है? ऐड में 3 है, ठीक है, ऐड में 3 है ना, तो ऐड में जगह थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो मैं छोटा छोटा लिखता हूँ। ऐड में फर्स्ट कौन है? ये है गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं इधर लिखूंगा गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना ऐड है? 10,000 विल बी एडेड। तो फर्स्ट ऐड वाला खत्म। नेक्स्ट ऐड कौन है? ये सी वाला आइटम, ठीक है, वो पूरा सेंटेंस लिख देने का, ठीक है, पूरा सेंटेंस मैं इधर लिख दूंगा गुड्स अर्लियर परचेज नाउ रिटर्न 2000 ऐड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डी वाला फुल सेंटेंस, गुड्स अर्लियर परचेज अकाउंटेड बट नॉट रिसीव्ड 6000। तो ये हो गया ऐड का आइटम। फिर लेस में कौन है? एक ही है, ठीक है, वो पूरा सेंटेंस लिखने का, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर इंक्लूडेड इन द स्टॉक दैट इज 8000, ठीक है। ये प्लस माइनस तुम जब करेगा तो तुमको जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, जिसका तुम इतना मेहनत कर रहा था, ठीक है। तो ये प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर देखो 70,000, उसमें आएगा प्लस 10,000 प्लस माइनस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 80। एंड तुम्हारा आंसर विल बी 80,000 रुपया। तो देखो ये है तुम्हारा सोल्यूशन। जब तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा बीएमएस में, बैफ में, ठीक है, किस में भी सॉल्व करोगे तो ऐसा सॉल्व करना है। देखो ये सॉल्व करना आसान है। तुम इधर स्टार्ट करोगे क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है और एंड करोगे 31 मार्च में, 31 मार्च ही एंड होएगा। तो और एड लेस भी सिंपल है। डिफिकल्ट क्या मालूम है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइनिंग वेदर यू विल डिडक्ट इट और यू विल एड इट इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये प्लस माइनस तो बच्चों का खेल है, देखो ये तुम भी कर सकते हैं। अभी तुम देखा ना आंसर, सब ऐसे ही करना है, लेकिन वो कैसे करना है, क्या वो ऐड होगा, क्या वो प्लस होगा, वो बहुत बड़ा सवाल है। एंड वो सवाल शायद तुमको आज समझ में आ गया है, ठीक है। इसके साथ अपना सम नंबर 2 फॉर द डे ऑल्सो कम्स टू एन एंड, ठीक है। ये लास्ट सम फॉर द डे, जरा इसका क्वेश्चन है ना फटाफट लिख डालो, फिर अपना आज का लेक्चर एंड ये चैप्टर विल कम टू एन एंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, थोड़ा हाई लेवल है बट समझ में आ जाएगा तुमको, इट इज इजी। लिख लो, आई एम गिविंग ऑल 10 मिनट्स का टाइम। थोड़ा लेट हो सकता है अपने को
ठीक है, लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है बट इट्स फाइन, आज अपन सीख के खत्म करके जाएंगे। लिख के हुआ सबका? लिख के हुआ? हाँ ना, कुछ तो जवाब दो। लिख के हुआ? चलो ठीक है, अभी जरा ना ध्यान से देखो कि बोल क्या रहा है ये। ठीक है, लेट्स रीड। द स्टॉक वॉज फिजिकली वेरीफाइड ऑन 24th of March। ठीक है, पहले काउंटिंग किया इसने, एंड वॉज वैल्यूड एट 4 लाख रुपीज। ओके, आफ्टर स्टॉक टेकिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस हैड टेकन प्लेस टिल 31st of March। तो हमने पहले काउंटिंग किया और बाद में 31st of March बाद में आ रहा है, तो उसको फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? पहला, सेल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स रुपीज 3,60,000 एट 10% लेस देन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। बोलते हैं कुछ डिफेक्टिव यूनिट था, तो हमने क्या कर दिया, डिफेक्टिव यूनिट को हमने बेच दिया। उसका सेलिंग प्राइस वॉज 3,60,000, जो कैसे था? इट वॉज 10% लेस देन द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अभी यहाँ पर है ना स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्टी होता है। अब ये कैसे सॉल्विंग होएगा? देखो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर नीचे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर नीचे पूछा है वो लोग ने कि कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट सोल्ड? मतलब ये तुमको दिया सेलिंग प्राइस है, तुमको कॉस्ट ढूंढना है। तो तुम बोले सर बहुत सिंपल है, इधर दिया 25% ऑन कॉस्ट, तो करो, आपको फॉर्मूला डालो एंड कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होएगा, इट विल बी डिफरेंट। तुम बोले डिफरेंट कैसे सर? ठीक है, लेट्स चेक। तो देखो, सपोज हम मान के चलते हैं कि ये जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसका कॉस्ट 100 है। ठीक है, अगर हम मान के चलते कि उसका कॉस्ट 100 है, तो उसमें प्रॉफिट ऐड हो रहा है 25, बिकॉज 25% ऑन कॉस्ट है। तो उसका सेलिंग प्राइस है 125। मतलब जो नॉर्मली हम गुड्स बेचते हैं वो हम 125 रुपीज में बेचते हैं। लेकिन ये जो गुड्स है, ये हमने क्या किया है, जो हमारा नॉर्मल सेलिंग प्राइस है ना, उसका भी 10% कम वैल्यू पे बेचा है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसमें भी हमने 10% लेस कर दिया है। तो 125 का 10% कम्स टू 12.5। तो 125 माइनस 12.5 विल गिव मी 112.5। तो ये जो 112.5 है ना, ये है वो 3,60,000, एंड मुझे ढूंढना है कि उसका कॉस्ट कितना है, मतलब जो 100 है ना वो कितना है। तो हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा ये। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर विल बी 3,20,000। तुम बोले सर ये एक्स लिखना जरूरत है क्या? नहीं, तुम ये एक्स को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम कि कॉस्ट इज 100, तो प्रॉफिट विल बी 25। व्हाई प्रॉफिट विल बी 25? बिकॉज सर यहाँ पर प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। एंड वो क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा नॉर्मली सेलिंग प्राइस होता है ना, उससे भी हम लोग 10% कम में बेच रहे हैं क्योंकि डिफेक्टिव है। तो 10% कम में बेचा, तो इसका मतलब है जो 112.5 जो आ रहा है ना, ये वो वैल्यू है। एंड हमको ढूंढना है कि 100 का कितना रहेगा, कॉस्ट कितना रहेगा। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। दिस इज योर आंसर, 3,20,000, ऑप्शन ए। ठीक है, ये सोल्यूशन प्लीज कॉपी इट डाउन। ठीक है, सब लोग कॉपी कर लो फटाफट। लिख के हुआ तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ अभी बताओ, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स यूनिट सोल्ड विल बी। जो गुड्स तुमने बेचा ना उसका तुम क्या करेगा? ये इजी है। ठीक है, देखो स्टॉक टेकिंग तुमने किया था 24 को, थोड़ा ध्यान दो, तुमने पहले काउंटिंग किया। ठीक है, एंड उसके बाद तुमने वो गुड्स बेच दिया। तो जब मैं पहले काउंटिंग कर रहा था, क्या उस टाइम पे वो डिफेक्टिव यूनिट्स मुझे दिखाई देगा क्या मेरे स्टॉक के अंदर? बोलो बोलो। 24 को जब मैं गिन रहा था तो उस टाइम पे क्या मेरे को डिफेक्टिव यूनिट मेरे स्टॉक में दिखाई देगा? यस। हाँ यस, दिखाई देगा। क्या 31 को मैं उसका ओनर हूँ? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं बेच दिया उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, मान में क्या, ये चैप्टर एक्चुअली इजी है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को ना थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है। चलो अभी देखो, ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है। बी ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, बी क्वेश्चन। ऑन 26th of March, 26 मार्च, गुड्स ऑफ सेल वैल्यू मतलब ये सेलिंग प्राइस है, वर सेंट ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस टू कस्टमर। लास्ट लेक्चर मतलब पिछला सम तक है ना, इधर तक ही था, लेकिन यहाँ पर है ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है। He returned 10% of the goods and approved 70% of the remaining on 31st of March.
तो अभी इसमें ना थोड़ा मारामारी है कैलकुलेशन में, तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, तो सेल वैल्यू ऑफ गुड सेंट कितना है? सेल वैल्यू ऑफ गुड सेंट इज सर 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का गुड्स है, तो प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो इसका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वही अपना सिंपल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर हम लेते हैं 100, तो हमारा प्रॉफिट विल बी 25, तो हमारा सेलिंग प्राइस विल बी 125। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस इज 2 lakhs, हाउ मच विल बी माय कॉस्ट? So when you cross multiply, you get the answer as 100 multiplied by 2 lakhs is equals to x into 125. So answer will be x is equals to 100 upon 125 multiplied by 2 lakhs. जब तुम ये करेगा तो तुमको एक आंसर आएगा, and that answer will be 1,60,000, and this 1,60,000 is your cost of goods that was sold on sale or return basis. देखो, this is your final answer. इधर लोग ने थोड़ा घुमा घुमा के दिया है, मैं तुमको सीधा सीधा बता दिया। समझ में आया क्या सबको मैंने क्या बोला? सो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, क्या बोल रहा है? ये देख, अरे इसको भूल जा, इसको भूल जा, सिर्फ यहाँ पर देख। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला देख, प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, बराबर। तो प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट 100 होएगा ना, तो वही लिखा मैं, 100 है, प्रॉफिट 25 है, सेलिंग प्राइस 125 है। तो इधर बोला देखना, सेल वैल्यू 2 लाख है, सेल वैल्यू 2 लाख है मतलब क्या 2 लाख है? सेलिंग प्राइस इज 2 lakhs, तो सेलिंग प्राइस 2 लाख है, तो कॉस्ट कितना? तो कॉस्ट निकाला मैं। अरे समझ में आ गया? यस सर। तो मेरा कॉस्ट का आंसर क्या रहेगा? मेरा कॉस्ट इज 1,60,000। ठीक है, जरा लिख लो ना, ये क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द कॉस्ट? तो ये कॉस्ट प्राइस, ये वाला जो मैं सोल्यूशन लिखा, देखो मेरा सोल्यूशन का फायदा ये है कि तुम्हारा हर क्वेश्चन में ना सेम पैटर्न यूज होएगा। इधर का ऐसा अलग अलग पैटर्न होता है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में भी अलग अलग पैटर्न रहेगा, तो एक ही फॉलो करने का। तो फुल प्रूफ प्लान है, तुम्हारा रॉन्ग हो ही नहीं सकता। हाथ में कैलकुलेटर है, तुम बराबर बटन दबाने को तुमको आता है, तो तुम गलत कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, लिख लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद द कस्टमर? बोलता है ऐसा कितना गुड्स है, ठीक है, जो कस्टमर के पास पड़ा है, उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। तो जरा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। देखो 2 लाख का सेल वैल्यू का हमने गुड्स दिया था, ठीक है, ये सेल वैल्यू था, इसका कॉस्ट प्राइस हमने निकाला था 1,60,000 पिछला क्वेश्चन में। लेकिन उसके बाद है ना आगे थोड़ा और राम कथा हुआ है। क्या राम कथा हुआ है? यहाँ पर देखो, ही रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, 10% उसने रिटर्न किया, एंड अप्रूव्ड 70% ऑफ द रिमेनिंग। ही रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, मतलब 10 तो उसने डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, तो वो उसके पास है नहीं, एंड बाकी 70% ना उसने अप्रूव कर दिया, बोला वो मुझे चाहिए, मतलब वो जो जिसको हमने भेजा था वो बोला मेरे को चाहिए, तो मेरे लिए सेल हो गया। ठीक है, तो बाकी बचेगा कितना? अभी देखो इधर स्टूडेंट्स रॉन्ग किधर करते हैं मन में, वो बोलते हैं सर 10% वापिस आया, 70% उसने अप्रूव किया, तो 10 + 70 80 होएगा, तो 20% गुड उसके पास है। रॉन्ग। ठीक है, अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर देखो वर्ड क्या बोला है, अप्रूव्ड 70% ऑफ द रिमेनिंग। तुम बोलेगा सर इसमें इतना क्या, आप अच्छा रिमेनिंग ऐसा क्यों बोल रहा है? ठीक है, देखो तुमको बताता हूँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो हम लोग ने ना ये सब टाइम पास किया, ठीक है, प्रॉफिट ऑफिट सब हटाया, तो हमको मालूम पड़ा कि जो मेरा कॉस्ट है वो है 1,60,000 का। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से सीधा सीधा उसने 10% रिटर्न कर दिया। तो 10% रिटर्न कर दिया मतलब 1,60,000 का 10%, दैट इज 16,000 रुपए उसने रिटर्न किया। अभी मुझे बताओ रिमेनिंग गुड्स मतलब कितना गुड्स रहेगा? 1,60,000 में से 16,000 को माइनस करो। ठीक है तो 1,60,000 में से जब मैं 16,000 माइनस करूंगा, ये दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, तो मुझे आंसर क्या आएगा? मेरे को आंसर आएगा 1,44,000। ये समझा क्या जो मैंने बोला? माइक ऑन करके जरा बोलो, मेरे को समझ में आ रहा तो। हाँ सर। हाँ, तो ये जो 1,44,000 का ना, इसका 70%, देखो ना 70% ऑफ रिमेनिंग गुड्स। रिमेनिंग बोले तो रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग गुड्स है 1,44,000, तो 1,44,000 का 70%, तो 1,44,000 का 70% विल कम टू 1,08,000
₹800। अरे समझ में आ रहा है? ये वो कॉस्ट है जो कस्टमर ने अप्रूव कर दिया। कस्टमर बोला ये मुझे चाहिए। तो अगर कस्टमर 1,44,000 में से बोलता है 1,08,000 का गुड्स मुझे चाहिए, तो वो कितना गुड्स उसके पास है जो मेरा है, ठीक है, वो ये दोनों को माइनस कर दो। तो इसका मतलब 43,200 रुपीज का गुड्स उसके पास है जो मेरा है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये भी तो आपका ही है ना। अरे ये मेरा नहीं है, ये उसने अप्रूव कर दिया। अप्रूव कर दिया का क्या मतलब है, मैं आपको वापिस एक बार समझाता हूँ, ठीक है। मैं मोबाइल फोन वाला हूँ, ये प्रणीत भी मोबाइल फोन वाला है, ठीक है। प्रणीत मेरे पास से ना 4 ओप्पो का फोन लेके गया। वो बोला सर 4 ओप्पो का फोन मैं कस्टमर को बेचता हूँ, अगर उसने खरीद लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। उसमें से प्रणीत ने बाद में मेरे को बोला सर 3 ओप्पो का फोन मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, ठीक है। वो कस्टमर ने ले लिया, एक मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो अगर मैं तुमको पूछूं कि प्रणीत के पास मेरा कितना स्टॉक पड़ा है, तो तुम क्या बोलोगे? सिर्फ एक फोन। अरे समझा क्या? क्योंकि 3 तो उसने ले लिया ना, 3 ले लिया मतलब वो मेरे लिए सेल्स हो गया। अभी मैं उससे पैसा लेगा फोन नहीं, क्योंकि इसने 3 ओप्पो फोन को अप्रूवल दे दिया। एक बार तुम अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद वो मेरे को ये नहीं बोल सकता है कि सर फोन ले लो। मैं बोलेगा नहीं नहीं भाई अभी मेरे को पैसा ही चाहिए, फोन तू रख तेरे पास। जिसका अप्रूवल नहीं दिया वो मैं रिटर्न ले लेगा, लेकिन एक बार अप्रूवल दे दिया तो गया, उसके बाद वो मेरा सेल्स ही हो गया। अरे समझ में आया क्या माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है। तो तुम लोग को है ना ये जो ऊपर का पार्ट है ना इतना लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है। एंड ये भी लिखने का जरूरत नहीं। तुम लोग खाली क्या लिखो, डायरेक्ट इधर से चालू करो। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000, उसका 10% उसने रिटर्न कर दिया, 10% रिटर्न कर दिया। देखो चलो मैं तुमको और एक सिखाता हूँ कैसे करने का, ठीक है, और एक सिंपल वे। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,60,000 था, उसमें से 10% उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। 10% रिटर्न किया मतलब 90% उसने रिटर्न नहीं किया है। तो 10% उसने रिटर्न किया मतलब 16,000 उसने रिटर्न कर दिया। अरे समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? तो इसका मतलब रिटर्न कितना नहीं किया सर? रिटर्न उसने 1,44,000 का रिटर्न नहीं किया है। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, जो रिमेनिंग गुड्स है, देखो अप्रूव्ड 70% ऑफ द रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग है इसका 70% उसने अप्रूव कर दिया। तो इसका जो उसने अप्रूव किया वो कितना है, 70% है। तो 70% ऑफ दिस वैल्यू कम्स टू 1,08,000। तो इसका मतलब ऐसा कितना स्टॉक है उसके पास जो उसने अभी तक अप्रूव नहीं किया, अभी तक अप्रूव नहीं किया, दैट इज 43,200। एंड ये मुझे चाहिए कि उसके पास मेरा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मेरा जो स्टॉक उसके पास पड़ा है वो है 43,200 रुपीज का। तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन खत्म। अभी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देखो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अप्रूव्ड बाय कस्टमर। अरे अब भी हमने कैलकुलेट किया, देखो यही कैलकुलेशन था। बताओ मेरे को व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अप्रूव्ड बाय कस्टमर, लिखा हुआ है, तुम लोग ही ढूंढ के बताओ। व्हाट इज द 1,08,000, देखो ना यही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अप्रूव्ड बाय कस्टमर इज 1,08,000, खत्म। ठीक है, इसके साथ अपना ये चैप्टर हो चुका है फिनिश। ठीक है, बस इतना ही था, इतना तुम कर लेगा, ठीक है, चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप तुमको ये सब समझ में आ गया हो।